टाइम हो गया, स्टार्ट हो गया। हो गया 5 बजे पहले कोई दिक्कत 5 बजे जा 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 स्टार्ट हो वहाँ भी रुक गया मोबाइल कुछ नहीं। हाँ हो गया मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। और आज बहुत हर्ष का विषय है कि जनपद भदोही में मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई गई अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत जेईई केमिस्ट्री की क्लास आज स्टार्ट होगी। फिजिक्स की क्लास और मैथमेटिक्स की क्लास, मैथ की क्लास आप लोगों ने दोपहर में पढ़ा और उसी क्रम में आज हम केमिस्ट्री की इस क्लास को पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस है इसको हम डिस्कस करेंगे। जेईई केमिस्ट्री में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं ये सब आपको पता होगा, इंटरमीडिएट में आप सब पढ़ के आए हैं। इंटरमीडिएट में आप सब पढ़ के आए हैं तो देखिए केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेज हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेज हैं और तीनों ब्रांच को आपको पढ़ना है। पहले नंबर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका भी बहुत ज्यादा रोल होता है जेईई में। दूसरे नंबर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरे नंबर पर फिजिकल केमिस्ट्री। 3 ब्रांचेज आपको पढ़नी है और तीनों ब्रांचेज को मन से पढ़नी है क्योंकि तीनों से क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, हम फिजिकल केमिस्ट्री डील करेंगे। ये मेंस का जो फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको हम और हमारे 3 साथी और डॉक्टर निखिल कुमार सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर दीपाली जायसवाल और मेरा नाम है डॉक्टर रजनीश दुबे। मैं फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक हमको इशू किए गए हैं, वो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। और भी टॉपिक और जो टीचर हैं, सपोज लर्निंग टीचर आए हुए हैं लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के, वो बहुत अच्छे ढंग से फिजिकल केमिस्ट्री को डील करेंगे। इसी तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस रखा गया है जेईई मेंस में। सबसे पहले तो हम लोग उस चीज को जान लें कि जेईई मेंस में कौन कौन से सिलेबस, फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में जेईई मेंस के कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। तो एक ओवरव्यू हम लोग देख लें, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में जेईई मेंस के लिए और हमको क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हमको जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है, क्योंकि कम समय में ज्यादा कोर्स को कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके कंपटीशन को भी कंप्लीट करना है, बीट करना है। तो इसलिए देखिए मैं फिजिकल केमिस्ट्री का ओवरव्यू बता दे रहा हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर पर आप एक छोटी सी रीडिंग, आप लोग जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में केमिस्ट्री की इस क्लास में, तो एक छोटा सा हेडिंग डाल दें सिलेबस, क्योंकि सिलेबस भी हमको पता होना चाहिए। जिस चीज के लिए हम टारगेट कर रहे हैं वो टारगेट में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, कौन कौन से चैप्टर आएंगे जिसको हमको फेस करना है, जिसको हमको सॉल्व करना है और जिसके लिए हमको किताबें पढ़नी है, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ये सारी चीजें हम रिकमेंड करेंगे। तो देखिए सिलेबस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के दूसरे टीचर हैं, फिजिकल केमिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। तो आप सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का क्या क्या है, क्या क्या जेईई मेंस में पढ़ना है, यस भाई डबल एल सिलेबस आप फिजिकल सिलेबस आप फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या है इसको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे देखिए सबसे पहले नंबर पे सिलेबस आप फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। पहले नंबर पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले नंबर पे फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है सबसे पहले नंबर पे है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट आप भी लिख सकते हैं, नेट पर दिया गया है, लेकिन जब कोई भी चीज आपकी कॉपी में आपके सामने रहती है तो वो उद्देश्य आपके सामने हमेशा रहता है कि इन टॉपिक को हमको फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ना है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सिलेबस को अपनी कॉपी में लिखे रहिए फिजिकल केमिस्ट्री के, जिससे आपको टिक करने में आराम रहे कि कौन कौन सी चीजें आपने पढ़ लिया है और कौन कौन सी चीज बची रह गई है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री,
some basic concepts in chemistry. और दूसरे नंबर पर सेकंड है states of matter. yes, states of matter. states of matter का मतलब क्या होगा? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, कोई भी पदार्थ हम जानते हैं कि सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक नया स्टेट का, मैटर का स्टेट आया है, एक नई अवस्था है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, बहुत अनस्टेबल होती है। लेकिन आपके सिलेबस में प्लाज्मा नहीं है, तो हमको इसमें 3 स्टेट पढ़नी है। और कौन सी आप इंटरमीडिएट में पढ़े भी हैं? सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ये 3 स्टेट आपको पढ़नी है। तो पहले नंबर पे बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या पढ़ना है? मोल क्या है, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, एटॉमिसिटी कैसे निकालेंगे, और तीसरे नंबर पर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ATOMIC, एटॉमिक स्ट्रक्चर, STRUCTURE, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चौथे नंबर पर 3 टॉपिक, तो ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा जो चौथा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, CHEMIC, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नोट करते चलिएगा आप लोग, आप फिजिकल केमिस्ट्री की पढ़ाई स्टार्ट है। तो लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ेंगे कि दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे भी क्यों और कैसे कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है, वो टेट्राहेड्रल है, लीनियर है, ट्रायंगुलर, प्लेनर है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और फिर 5वें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन, SOLUTI। सोल्यूशन जैसा कि इंटरमीडिएट में आप लोग पढ़े हैं कि सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, फिर राउल्स लॉ क्या है, और राउल्स लॉ से डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, क्वांट ऑफ फैक्टर क्या, ये सारी चीजें हम सोल्यूशन में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे केमिकल इक्विलिब्रियम एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सोल्यूशन हो गया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? मान लीजिए एक तो थर्मोडायनामिक्स है, दूसरा केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे फ्यूगासिटी क्या है, ये सारी चीजें हम, जैसे फ्यूगासिटी क्या है, प्रेशर का दूसरा फॉर्म फ्यूगासिटी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सिलेबस में क्या है? नेक्स्ट सिलेबस में है इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था जिसको हम कहते हैं हिंदी में EQUILIBRIUM। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था। तो इतने टॉपिक अभी है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर सोल्यूशन, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। और नेक्स्ट जो कि छठवां पॉइंट में है रिडॉक्स रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, CHEMISTRY। फिर नेक्स्ट पॉइंट 7वें नंबर पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल काइनेटिक्स के बाद बचता है सरफेस केमिस्ट्री, SURFACE, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें 2 चीजें हम लोगों को पढ़ना है, कौन सी? एडजॉर्प्शन, ADSORPTI है, और दूसरे नंबर पर कोलाइडल स्टेट, COLLIDAL स्टेट। हमारे सिलेबस में
इतनी चीजें हैं हमारे सिलेबस में, इतनी चीजें। देखिए, सब बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। तो देखिए हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे, हमको जो टॉपिक इशू किया गया है वो ये टॉपिक इशू किया गया है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। भाई जो भी बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं बिल्कुल क्लियर कर लें कि फिजिकल केमिस्ट्री में इतने चैप्टर हमको पढ़ने हैं और इन सारे चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वली डिवाइडेड होंगे कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन दिया जाएगा, कितने नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो आपके लिए सारे चैप्टर महत्वपूर्ण है। हमको जो टॉपिक शुरू किया गया है वो रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सारे बच्चे हेडिंग डाल दें अपनी कॉपी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम बोलते चलेंगे क्योंकि मैं मानता हूँ बिना लिखे हुए, बिना नोट किए हुए कोई भी पढ़ाई बहुत इफेक्टिव नहीं है। तो आप हेडिंग डालें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो अगर आप इसको तोड़िए दो भागों में तो आप लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रो और प्लस केमिस्ट्री, लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। और इलेक्ट्रो को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिए, ये होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप मॉडिफाई कर लीजिए तो एक आप कह सकते हैं इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। और क्या है, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल रिएक्शन। तो आप इसको भी नोट करके मॉडिफाई कर लीजिए केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो अपने आप नहीं होती, वो उनको हम कहते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जो अपने आप ना हो, जो स्वतः ना हो, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अगर देखिए मैं बीकर बना और उस बीकर में यहाँ पर दो रिएक्शन रखे गए हैं, ये और ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोड बाहर से लगा दें और एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल। तो हम ये पाते हैं कि ये दोनों आपस में, ए और बी दोनों आपस में रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से विद्युत धारा हमने बाहर से प्रवाहित किया, इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रवाहित किया, तो हमने देखा बाहर से इलेक्ट्रिसिटी हमने विद्युत दिया, तो हमने पाया कि ये जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी इनमें कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है और ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ये बताइए, एक काम तो ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी हमने बाहर से दिया, मीटर में रखे हुए जो रिएक्टेंट है, जो अभिकारक है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इस केस में, फर्स्ट केस, पहला केस अगर ले, इसके दो केस बनाए, ऐसे दो केसेस आप ये ऐसे बनाते जाना बेटा, ऐसे बनाते जाना, ऐसे बनाते जाना, इसका मतलब इसके दो केसेस हैं। पहले नंबर पे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के देने से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो स्पॉन्टेनियस होने लगी, और होने लगी ये इलेक्ट्रिसिटी दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पर कौन सी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और यहाँ पर ये जो केमिकल रिएक्शन हुई बेटा, केमिकल रिएक्शन होने से जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है वो केमिकल एनर्जी कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दिया और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, क्योंकि एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but it can only be transferred from one form to another form। एनर्जी कभी खराब नहीं होती, नष्ट नहीं होती, बल्कि एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में वो चेंज होती जाती है। पहले केस में हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, देखो एरो बना दो, एरो का मतलब कन्वर्टेड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। और दूसरे नंबर पर क्या हो सकता है, दूसरे नंबर पर ये हो सकता है, एक केस तो ये हुआ, दूसरा केस ये होगा कि कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो अपने आप होती है। अगर ये कोई बीकर है, बीकर में दो रिएक्टेंट रखे गए ए और बी, दोनों आपस में, ये देखो ये और भी दो रिएक्टेंट रखे गए और दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक, हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक इधर एक इधर, और यहीं पर इसको कंबाइन कर दिया एक बल्ब से, तो हमने ये पाया कि बल्ब हमारा जलने लगा। ये तो इसका मतलब कि ए और बी आपस में रिएक्शन किए, रिएक्शन करने के बाद यहाँ केमिकल एनर्जी जनरेट हुई, यहाँ पे केमिकल एनर्जी जनरेट हुई, लो भाई ये केमिकल एनर्जी जनरेट हुई, और यही केमिकल एनर्जी का इसी यही केमिकल एनर्जी किसमें बदल गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप का काम होगा, एक तो पहले नंबर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और दूसरे नंबर पर केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही चीज पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, एक केमिकल एनर्जी कहां से प्रोड्यूस हुई, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस इसलिए हुई, ए और बी जो दो मॉलिक्यूल थे इनके पुराने बॉन्ड ब्रेक हुए और नए बॉन्ड बने। तो पुराने बॉन्ड के ब्रेक होने में और नए बॉन्ड के बनने में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दैट एनर्जी ठीक है। तो ये जो केमिकल एनर्जी बार बार मैं नाम लूंगा, आगे लेता रहूंगा, तो नाम लेता रहूंगा तो आप केमिकल एनर्जी समझ जाइएगा कि पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना चाहें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है। तो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो भाई, दो बातें अब हम लोगों ने सीख लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ है नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अगर लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग ये फिगर बना लीजिएगा दाएं बाएं, अगर ये फिगर बनाना चाहें तो आप लोग बना लीजिएगा, लेकिन अब हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we study the conversion of electrical energy into chemical energy or conversion of chemical energy into electrical energy। तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करना है, इसके डबल का मतलब लिख दीजिए, the branch of chemistry in which we study the conversion of electrical energy into chemical energy अथवा केमिकल एनर्जी into electrical energy फुल स्टार्टर का मतलब भाई ये फिगर आप बना लीजिएगा, चाहे आपने पहले बनाया है या बाद में फिगर, ये जो मैंने इधर स्ट्रक्चर बनाया है इस टाइप से इसका डिवाइडेशन किया है, तो ये आप बना लीजिएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर कोई आपसे डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बता दीजिएगा कि यह एक केमिस्ट्री की ब्रांच है इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन
केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें संक्षेप में तो हम एक बॉक्स बना लेंगे आराम से और उस बॉक्स में इस चीज को रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रिवाइज करते हैं हो सकता है कितना बड़ा लैंग्वेज पढ़ने का मौका हमको ना मिले, तो हम एक बॉक्स बना लें। जैसे कभी कभी देखिए हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम लोग जब रिवाइज करते हैं तो जितना कॉम्पैक्ट चीजें हमारे पास रहती है उतना तेज हम ग्रैब करके आगे निकलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसके ऊपर लिखी है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीजें हो सकती हैं। पहले मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन शॉर्ट फॉर्म में लिखें कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ईएलईसी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें? केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी। दूसरे नंबर पर एंड क्या लिखें? एंड केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल। इसको आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया, जो हमने बोला, जो हमने लिखवाया, वो एक बॉक्स के अंदर आ गया और जब हम रिवाइज करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ है नहीं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल। और अब आप सब लोग हिंट डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डालिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डालिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो देखिए भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या, अब धीरे धीरे हम एक एक टर्मिनोलॉजी पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आ रहे हैं और धीरे धीरे हम पढ़ाते पढ़ाते आपको इस नतीजे पर पहुंचा देंगे कि आप इसके जितने भी क्वेश्चन आए हैं आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो काम होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल। तो ये जो घटना दिख रही है आपके सामने, ये जो कन्वर्जन दिख रहा है, ये जो काम है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये वर्क जिस डिवाइस में कराया जाए, जिस वेसल में कराया जाए, दैट वेसल इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किया जाता है। तो अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखें? तो द डिवाइस इन विच electrical energy is converted into chemical energy or chemical energy to electrical energy is known as electrochemical cell। तो लिख सकते हैं the device in which electrical energy, तो मैं साथ काम लिखकर electrical energy is converted, electrical energy is converted into chemical energy, electrical energy is converted into chemical energy अथवा chemical energy chemical energy is converted, chemical energy is converted into electrical energy, electrical energy is known as electrochemical cell, known as electrochemical cell, known as electrochemical cell। अंडरलाइन कर दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा वेसल है कि जिसमें ये दोनों घटनाएं होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट डिवाइस इन व्हिच दीस टू प्रोसेस, चाहे ये वाली घटना हो या ये वाली घटना हो, तो हम कहेंगे कि वह डिवाइस, वह जो पात्र है, वो जो वेसल है जिसमें दोनों काम हो रहे हैं, जिनमें इन दोनों कन्वर्जन हो रहे हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अब नीचे हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल
सेल, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आप सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे। और अब आप हटा दीजिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रकार। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो हम जान ही गए, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा वेसल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी कहां से आती है? ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप, पहले नंबर पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरे नंबर पे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। तो एक काम करते हैं हम लोग ऐसे ना लिख करके, तो ऐसे लिखिए there are two types of there are two types of there are two types of electrochemical cell। दो प्रकार के होते हैं electrochemical cell। there are two types of electrochemical, दो प्रकार के electrochemical cell। पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरे नंबर पे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, दूसरे नंबर पे गैल्वेनिक अथवा वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरे नंबर पे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। इन दोनों सेल के बारे में बहुत संक्षेप में और डिटेल में नोट ब्रीफ में इनको डिस्कस करना है हम लोगों को। तो ऐसे लिखने के बाद देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ। तो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं वो फटाफट इसको नोट कर लें। अब नोट करने के बाद इसको मैं रफ करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप हमने जान लिया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप है, ऐसे आप भी मेरे साथ बनाइएगा, इससे कम टाइम में ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसके कितने टाइप भैया? दो टाइप। कौन कौन से? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। इधर आपने लिखा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इधर हम लिखेंगे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, इधर हम लिखेंगे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल, इधर लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इधर लिखेंगे गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। चलिए, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो काम होता है वो ये होता है, इस वाले सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted into chemical energy, electrical energy is converted into chemical energy। ओके, चलो भाई। और यहाँ पर क्या होगा? इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलो भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखो, कभी-कभी हम भी जब इंटरमीडिएट तो ये चीज भूल जाते थे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में कौन किसमें कन्वर्ट होता है, कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है। तो मैंने अपने दिमाग में सेट किया था, ये तो बाद में समझ में आया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किससे स्टार्ट हो रहा है, तो निश्चित रूप से शुरुआत किससे हुई? जब हमने शुरुआत पकड़ लिया कि ई मान इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम जान जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ केमिकल एनर्जी में। और जब ये फिनोमेना क्लियर हो गया तो इसके जस्ट रिवर्स या जस्ट उल्टा हम इसमें बता देंगे कि भैया इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की विशेषता ये है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दी जाती है, जैसा कि फिगर में बताया था कि बाहर से अगर आप विद्युत दें या जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट करा गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट करा गया, ठीक है। तो बाहर से हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, हमने दिया यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से हमने विद्युत दिया इलेक्ट्रिसिटी, और अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल
बनता कैसे है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन एनोड होता है और कौन कैथोड होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर बनाए तो इसमें दो इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन भरा जाता है जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कहते हैं। अच्छा देखो भाई जरा ध्यान देना, ये आपका एनोड, ये आपका एनोड, एनोड, एनोड। देखिए जब हम लोग छोटी क्लास में थे या छोटी क्लास में हम लोग थे तो हम लोगों को ये बताया जाता था कि एनोड का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और कैथोड का मतलब नेगेटिवली चार्ज, ऐसा हटा दिया जाता था। लेकिन अभी आप देखेंगे ये जो परिभाषा बताई गई, तो ये डिफिनीशन बताई गई, एनोड का मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और कैथोड का मतलब नेगेटिवली चार्ज, ये केवल सही है, दैट इज ओनली ट्रू फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यहाँ पर एनोड, यहाँ पर एनोड पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर एनोड पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड नेगेटिव चार्ज, ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। देखिए भाई ध्यान समझिएगा, ये एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, ये कैथोड है नेगेटिवली चार्ज, और ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर बना गया है ये इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसे अगर हम माने एनोड पर कौन सी रिएक्शन है, अगर ये एनोड है, एनोड पर कौन सी रिएक्शन, एनोड मान लीजिए ये मेटल की रॉड है, एक मेटल की रॉड है, दूसरी मेटल की रॉड है, इसको डिप किया गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो मेटल की रॉड, मेटल प्लस एन और एन इलेक्ट्रॉन, ये मेटल ऑक्सीडाइज होगा, मेटल ऑक्सीडाइज होगा एन प्लस एन, और जितना ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उतने ही इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। तो मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट होता है और एन इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर जिंक की रॉड है, तो जिंक क्या करेगा, Zn+2 देगा और 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पर घटना। लेकिन कैथोड पर क्या घटना होगी बच्चा, कैथोड पर घटना ये होगी कि n प्लस n और ये n इलेक्ट्रॉन भैया रिडक्शन होगा ना, और किसमें बदल जाएगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिडक्शन कहलाता है। इनमें से याद रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर भूल गए हो तो कहीं अपनी कॉपी में बना के ऐसे लिख लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर भूल गए हो सब लोग, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इसको कहीं रख लो, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, अगर किसी को ना पता हो तो कोई ऐसी बात नहीं है कि चीजें भूलती रहती हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है किसी भी सिस्टम में तो हम कहेंगे रिड्यूस हो रहा है, वहां रिडक्शन होगा। तो देखो एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज है। जैसा हम लोगों को छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जाता था कि एनोड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज, ये कॉन्सेप्ट यहाँ जाके गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनोड नेगेटिवली चार्ज होगा, कैथोड यहाँ पॉजिटिवली चार्ज, तो ध्यान रखिएगा। कौन सी ऐसी डिफिनेशन दिया जाए कि जो यूनिवर्सली ट्रू, तो वो डिफिनेशन ये है कि एनोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन हो, और कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर रिडक्शन। तो चलिए अब हम बनाते हैं गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल बनाते समय, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल बनाते समय यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड हमने लगाया, हमने कोई इलेक्ट्रोड लगाया, कोई इलेक्ट्रोड, इसको इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया, और यहाँ पर डैश 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 करके हमने बनाया इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारे
तो एनोड, ये इलेक्ट्रोड जो है एनोड कहलाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एनोड निगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ कैथोड क्या हो गया, कैथोड, यहाँ कैथोड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, मेटल कन्वर्ट होगा मेटल आयन में, यानी इलेक्ट्रॉन निकालेगा। और यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर कैथोड पर रिएक्शन होगा, कैथोड पर रिएक्शन N प्लस N और N का क्या बना देगा, बना देगा ना। तो इसका मतलब हम लोगों को ये याद रखना चाहिए, हमको पॉजिटिव नेगेटिव तो याद ही रखना है, क्योंकि ये जेईई में कभी कभी पूछा गया था, जेईई में और इवन नीट में भी ये प्रश्न एक आध बार पूछा गया बहुत पहले। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। इस चीज को आप लोगों को अपने दिमाग में सेट करके रखनी होगी कि एनोड इज पॉजिटिव इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल whereas anode is negatively charged in case of galvanic or voltaic cell। तो बी रिमेंबर दिमाग में इसको सेट करिए। पूछा गया है एक बार एक कंपटीशन में भी एक पूछा गया कि जो गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल होते हैं उसमें एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है कि, तो आप बता दीजिएगा कि सर ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इसके बाद तो आप लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी, गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल में आपने देखा कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इसके आगे अब आप हेडिंग डाल दीजिए, इसके आगे अब आप हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डाल दीजिए इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है। फिर बाद में हम बड़ी बड़ी बात करने लगते हैं कि ईएमएफ क्या है, सेल वोल्टेज क्या है, लेकिन हम पहले समझें तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कहां से जनरेट, कहां से नाम आया पोटेंशियल। इलेक्ट्रिसिटी की बात तो होती है, इलेक्ट्रोड की बात होती है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड, ELECTR। जब किसी भी मेटल की राड, चाहे वो आयरन की राड हो या कॉपर की राड हो, सिल्वर की राड हो, तो जब किसी भी मेटल की राड हो उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। मान लीजिए कोई भी मेटल की राड है, हमने एग्जांपल ले लिया जिंक की राड, ये जिंक की राड है, हमने माना कि जिंक की राड है, जिंक सल्फेट में डिप किया, राड है और जिंक सल्फेट में डिप किया जाता है। जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, जैसे जिंक को जिंक सल्फेट, या दूसरा एग्जांपल कॉपर की राड को कॉपर सल्फेट। आप लोग बनाते चलना बेटा हमारे साथ, जो भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं, इससे बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जितना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा आप उतनी इफिशिएंटली डे के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कि कॉपर की राड को कॉपर सल्फेट में डिप किया जाए, कॉपर की राड को कॉपर सल्फेट में डिप किया जाए। अब कोई बच्चा हमसे पूछता है कि सर जिंक को जिंक क्लोराइड में क्यों नहीं डिप किया, तो भैया जिंक को जिंक क्लोराइड में इसलिए नहीं डिप किया कि जिंक सल्फेट को नेगेटिव होना चाहिए। जिंक क्लोराइड कोई बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, सल्फेट तो ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोलिसिस, ये तो भागों में टूटेगा। तो जब किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो ये पूरा अरेंजमेंट इलेक्ट्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड, ELECTR, या इसी को हम कह देते हैं हाफ सेल, इसी को कहते हैं हाफ सेल। तो इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोड का मतलब जब किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाए,
तो ध्यान रखिएगा कि क्या लोहे की कोई एक क्षण पड़ी हुई है तो उसको हम इलेक्ट्रोड कह देंगे ना। इलेक्ट्रोड हम तब कहेंगे जब उस मेटल की राड को उसके साथ सोल्यूशन में डिप किया जाए, तब हम कहेंगे हाँ ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट में डिप। ऐसा नहीं है कि कोई आयरन की राड, कोई जिंक की राड, कोई कॉपर की राड कहीं पड़ी हुई है तो हम कह देंगे कि ये इलेक्ट्रोड है। आप अपने समझने के लिए कह सकते हो, लेकिन वो इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री की भाषा में नहीं है। जब तक वो अपने साथ सोल्यूशन में कांटेक्ट में नहीं आएगा, जैसे कॉपर को कॉपर सल्फेट, जिंक को जिंक सल्फेट, तब हम कहेंगे कि इसका फाइनली इलेक्ट्रोड या किसी को आपसे कहा जाता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो आज बता रहा हूँ, कल सारी चीजें विस्मृत हो जाएंगी, भूल जाएंगे। बिना लिखे कोई पढ़ाई नहीं होती बेटा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है अच्छा बनने का। तो इसलिए लिखना यह है कि इलेक्ट्रोड को डिफाइन करना है। तो व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू सॉल्ट सॉल्यूशन देन होल अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोड। व्हेन ए मेटल रॉड, देखिए ये वर्ड का व्हेन ए मेटल रॉड, when a metal rod is dipped, when a metal rod is dipped into its salt solution, into its salt solution, then metal rod is dipped into its salt solution, then the arrangement, then the arrangement is known as, then the arrangement is known as electrode। या इसी को बच्चा अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, आप चल हम यहाँ नाम ले रहे हैं इसका नाम आपसे इलेक्ट्रोड। जब किसी भी मेटल की राड को उसके साथ जोड़िए, अब दोनों एग्जांपल बनाना है, कॉपर को कॉपर सल्फेट, जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया गया। तो ये जो अरेंजमेंट बना हुआ है यही अरेंजमेंट इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा ये जिंक का इलेक्ट्रोड, ये जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक। यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर इलेक्ट्रोड। अब आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रोड को आपने समझ लिया, अब हम लोगों को समझना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? अब एक निकाल दीजिए छोटी सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये निकाल दीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E और E C R इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? जब किसी भी मेटल की राड को उसके साथ सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो मालूम इस मेटल की दो टेंडेंसी होती है। इस मेटल की प्रवृत्ति होती है कि मेटल आयन के फॉर्म में इस सोल्यूशन में डिफ्यूज हो, और दूसरा ये होता है कि इस सोल्यूशन के जो सोल्यूशन भरा हुआ है, इस सोल्यूशन के प्रेशर के कारण इसके आयन इस मेटल राड तक के सोल्यूशन में जाते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जब किसी भी मेटल की राड को इसके साथ सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो ये जो मेटल की राड है, और मेटल की राड है बेटा किसी है, जिंक के मेटल की राड किसी एटम से बने, जिंक के एटम, जिंक के एटम, जिंक के एटम, जिंक के एटम, ये सारे जिंक के एटम से बने ना। तो इस मेटल की टेंडेंसी होती है कि ये यहाँ से यहाँ डिफ्यूज होगा, जिंक Zn+2 आयन डिफ्यूज होता है, ठीक, सोल्यूशन में जाता है, जिंक Zn+2 आयन में सोल्यूशन में जाता है, इधर से जिंक Zn+2 आयन में सोल्यूशन में जाता है, इधर से जिंक Zn+2 आयन में जाता है, जिंक Zn+2 आयन में जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जरा समझिए, इसको बनाते चलिएगा। जिंक टूट गया किस पार, जिंक Zn+2 दे रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो देगा ना। अरे कोई भी मेटल है, अगर मैं कहूं n इलेक्ट्रॉन का इलाज कर रहा है तो ऐसे लिखा जाएगा मेटल, मेटल प्लस आयन प्लस n इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं ये 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पर 4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, मैं कहूं मेटल 5 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, यहाँ पे +5 और यहाँ पर +5, ये तो लिखेंगे। तो जिंक Zn+2 में चेंज हो रहा है और चेंज होकर सॉल्यूशन में आ रहा है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिसमें कि वो डिप किया गया है, ये जिंक सल्फेट, एक जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया गया है। तो जिंक मेटल की टेंडेंसी होती है कि वह Zn+2 आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में आता है, डिफ्यूज होता है। और दूसरा
कुछ इससे ये जो सोल्यूशन भरा हुआ है, सोल्यूशन के प्रेशर के कारण भी Zn+2 फॉर्म में सोल्यूशन में आता है। तो जी Zn+2 अब 2 इलेक्ट्रॉन दिए, पक्का? चलो भाई। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक के आयन को आए ऐसे, जिंक के आयन यहाँ आए, जिंक के आयन यहाँ आए, जिंक के आयन, इसका मतलब इसके चारों तरफ अगर हम फिगर बनाएं, शायद हमको ये फिगर दिखाई देगा। देखो, अगर हम इस फिगर को ऐसे बनाएं, अगर इस फिगर को ऐसे बनाते हैं, देखो ये जिंक किनारा है, जिंक किनारा, और ये जिंक फूक के यही ये वाला मेटल किनारा फूक का और Zn+2 जो लिखा है। तो आपने कहा कि सर ये प्लस Zn+2 मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Zn+2 है। ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज निकल रहे हैं Zn+2 है, ये प्लस। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर है। तो आप देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से बहुत नजदीक आ गए, बहुत क्लोज आ गए, बहुत क्लोज आ गए। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है इंटरमीडिएट में कि जब 2 अपोजिटिवली चार्ज आयन एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाए तो वहां पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है, और चूंकि ये इलेक्ट्रोड का केस है, therefore this potential is named as electrode potential। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि जब किसी भी मेटल की राड उसके साथ सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो मेटल की राड ड्यू टू द डिफ्यूजन, या दूसरा ये कह सकते हैं कि कुछ डिफ्यूजन के कारण, और दूसरा इस सॉल्यूशन का इस पर प्रेशर लगता है, प्रेशर के कारण कुछ मेटल मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो और वो जाते कहाँ? वो इसी इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, ये देखो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ प्लस 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 प्लस, ये इलेक्ट्रोड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज खेल रहे हैं। तो अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए, नजदीक के कारण एक पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर इसके सरफेस पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा, और इसी पोटेंशियल का नाम होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा, इसी पोटेंशियल का नाम है, पोटेंशियल का नाम है इलेक्ट्रोड। तो आज भाई आप लोगों ने वो चीज सीखा है जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करें? तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि when a metal rod is dipped into its salt solution, then due to the diffusion or due to the solution pressure, metal goes into solution in metal ion, then positive and negative charges become very close to each other, due to which a potential is generated. That potential is known as electrode potential। तो कैसे लिखा जाए वाला, किसको कैसे लिखा जाए बच्चा? इसको ऐसे लिखा जाए, जब किसी भी मेटल की राड को उसके साथ सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो ड्यू टू द डिफ्यूजन मेटल आयन की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है कि वो सॉल्यूशन में Zn+2 मेटल आयन के फॉर्म में जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर रख जाते हैं। Metal goes into the solution in metal ion form, and electron remains on the electrode, due to which positive and negative charge becomes very close, and this potential is known as electrode potential। अगर इतना हो तो ऐसे लिखे वाला, ऐसे लिखो सेवन का में when metal rod is dipped, दोनों फिगर बनाना है, ये दोनों फिगर आपको बनाना है, दोनों फिगर आप लोगों को बनाना है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर लिखना है when a metal rod when a metal rod when a metal rod is dipped when a metal rod is dipped into its salt solution then into its salt solution, then metal has a tendency metal has a tendency to go in solution to go into solution
in metal ion form, in metal ion form, metal ion form are by leaving by leaving electrons by leaving electrons at electrode by leaving electrons at electrode by leaving electron at electrode due to which इसे क्या लिखना है due to which लिखिए सब लोग मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोग बिल्कुल नीचे उसी के नीचे लिखना है due to which इसी के नीचे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ
पोटेंशियल आप मेरे डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 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 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप है। तो पहले नंबर पे आपने देखा कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं तो वहां पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप, ये दो टाइप के होते हैं। पहले नंबर पे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरे नंबर पे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग इसमें दोनों डालिए, जैसे मैं लिख रहा हूं आप लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहां पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए ये जो ऑक्सीडेशन, अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस टाइप का फिनोमेना आपके सामने दिखे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जब एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन अगर ये फिनोमेना जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, अगर ये फिनोमेना आपके सामने ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो तो हम कहेंगे कि वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन अगर आपके सामने यही घटना दिखाई दे और ये घटना ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन हो तो हम उसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इसका मतलब इसको नोट कर लीजिए। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर डिफाइन करना हो, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन ड्यू टू व्हिच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिकम वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। तो अब आप छोटी हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, छोटी हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, छोटी हेडिंग डाल दीजिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको लिखिए, डॉट कॉमा में, द टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, द टेंडेंसी ऑफ an electrode, the tendency of an electrode to undergo oxidation, to undergo oxidation, to undergo oxidation, to undergo oxidation, due to which positive and negative charges, positive and negative charges, positive and negative charges becomes very close to each other, becomes very close to each other, becomes very close to each other, then the electrode potential, then electrode potential, then electrode potential, then electrode potential is known as
ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं ओईपी, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको बना के दिखाया था फिगर में, वो फिगर में मैंने आपको बना के दिखाया था ऐसे इस टाइप से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव 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 चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, ये घटना जो आपके सामने दिखाई दे रहे थे, अगर ये घटना ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू अंडरगो रिडक्शन। यहाँ पर आप क्या डालेंगे, क्या लिखेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन due to which positive and negative charges becomes very close to each other, then electrode potential is known as reduction electrode potential. Known as reduction electrode is known as reduction electrode potential. Known as reduction electrode potential. तो भाई दो चीजें हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जस्ट रिवर्स रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप नीचे नोट करके लिख सकते हैं, नीचे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर इसलिए माइनस साइन हमने लगा दिया जिससे कंफर्म रहे। अगर मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, मैंने कहा मेटल की राड को मेटल सल्फेट में डिप किया गया, मेटल सल्फेट, और इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 4.00 वोल्ट पाया गया। तो ये बताइए अगर मैं पूछूं इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो -4.00 ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 4.00 वोल्ट, इसका जस्ट उल्टा -4.00 वोल्ट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। तो इस चीज को ध्यान देना है हम लोगों को कि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के अपोजिट। और अब इसी क्रम में बहुत महत्वपूर्ण चीज है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हेडिंग डाल दीजिए स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और SEP लिखा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या SEP। चलिए भाई समझिए, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने आपको समझाया था तो हमने ये कहा था कि जब किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो मेटल की ये टेंडेंसी होती है कि वह मेटल राड से निकल करके मेटल आयन के फॉर्म में सॉल्यूशन में जाए, जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को नजदीक आ जाते हैं। और इसी क्रम में अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जब किसी भी मेटल की राड मान लीजिए ये मेटल की राड, जब किसी भी मेटल की राड को, मेटल की राड का मतलब ये मेटल राड है, ये मेटल राड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। देखो ये साल्ट, मेटल की राड को ये साल्ट सॉल्यूशन, मेटल की राड है उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया। तो ये कह रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन, ये जो साल्ट है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं जिंक राड है और साल्ट सॉल्यूशन इसका है, ये साल्ट सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, ओके, इसकी कंसंट्रेशन, ZnSO4 की कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखो
स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर जो हो, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को मेजर करते समय टेम्परेचर जो हो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, ऐसी घटना में जो इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जो इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस देखिए सारा काम वही है, सारी चीजें वही है, बस फर्क इतना है कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए मोलर कंसंट्रेशन, मतलब जी सल्फेट का 1 मोल डिजॉल्व हो 1 लीटर, और टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट जो हो वो 298 केल्विन। अगर ये दोनों घटनाएं हो रही हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर है और टेम्परेचर 298 केल्विन है, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ध्यान दिलाना है ये स्टैंडर्ड कंडीशन, ऐसे कहेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन, ऐसे कहेंगे इसका इलेक्ट्रोड बना के देखो आप लोग, स्टैंडर्ड कंडीशन, STANDARD स्टैंडर्ड कंडीशन, ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या कौन सी कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर टेम्परेचर 298 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है E नॉट, हमेशा नॉट लगा दिया जाता है, इससे कि ये कंफर्म रहे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला गया है, स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर किया गया है। इसी स्टैंडर्ड कंडीशन है क्या, स्टैंडर्ड कंडीशन कोई विशेष थोड़ी, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इसका टेंपरेचर 298 केल्विन, इसका टेंपरेचर आप मेजरमेंट, जिसमें आप टेंपरेचर कर रहे हो रूम टेंपरेचर पर आप मेजरमेंट कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस समय जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसी का नाम हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय E नॉट, जिसका मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड potential is represented by standard electrode potential is represented by E naught, E naught, E naught। अब नीचे आप लोग एक नोट लिखें, नीचे नोट में ये लिखना है कि अगर कोई गैस, जैसे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम गैस क्या प्रोवाइड करेंगे, गैस। तो अगर कोई गैस इन्वॉल्व है, if a gas is involved, the standard conditions chosen are, note करिए, if gas is involved, note कर लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए, if gas is involved, if a gas is involved, if gas is involved, then the standard conditions, chosen, are, अगर गैस इन्वॉल्व है तो कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन होगी, उस समय प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 298 किलो, ये कंडीशन है कोई गैस इन्वॉल्व है। यहाँ पर कोई बच्चा आपसे प्रश्न पूछ सकता था इसका प्रेशर आपने क्यों नहीं लिया, हमने प्रेशर लिया कि अगर कोई गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट इन्वॉल्व है तो उस समय प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 298 केल्विन हम लेंगे, तो हम कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन है और जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए भाई, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पढ़ा, हम लोगों ने रिडक्शन इलेक्ट्रोड पढ़ा, हमने ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अब बारी आती है ऑक्सीडेशन।
और अब बारी आती है हाफ सेल। मतलब हाफ सेल होता क्या है? आप देखिए धीरे 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 धीरे, अभी तक हम आपको बेसिक टेक्नोलॉजी बता रहे थे, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, हाफ सेल पे आ गए, फिर हम सेल पे आएंगे, फिर हम सेल पोटेंशियल पे आएंगे, ईएमएफ पे आएंगे। तो हाफ सेल होता क्या है? हाफ सेल इसको कहा जाता है, हिंदी में हम लोग पढ़ते थे। तो हाफ सेल कैसे डिफाइन करेंगे? अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि जब किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप कर दिया जाता है, जब किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सोल्यूशन में डिप कर दिया जाता है, तो जो ये अरेंजमेंट होता है, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज हाफ सेल। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज हाफ सेल। तो व्हेन ए मेटल राड, यहाँ पे आप दोनों समझ, बिल्कुल वही घटना जैसे अभी आपको बताया था। ये कोई मेटल की राड है, ये कोई मेटल की राड है, मेटल की राड को उसके साथ सोल्यूशन में डिप किया गया, मेटल की राड है, उसके साथ सोल्यूशन में डिप किया गया, साल्ट सोल्यूशन, अगर MnSO2 इसका साल्ट सोल्यूशन है उसमें डिप किया गया। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट, पूरा अरेंजमेंट कहलाता है हाफ, कहलाता है हाफ। तो लिख लिया जाए एक लाइन कि व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू इट्स साल्ट सोल्यूशन, नोट करिए, व्हेन ए मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू इट्स साल्ट सोल्यूशन, देन when it metal rod, when a metal rod is dipped, when a metal rod is dipped into its salt solution, into its salt solution, then the arrangement, then the arrangement is known as, then the arrangement is known as half cell. Then the arrangement is known as half cell. Then the arrangement is known as half cell. और ये हाफ सेल जैसे वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मैंने बताया, ये हाफ सेल भी दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो आप लोगों ने यहाँ तक लिखा कि जब किसी, और ये फिगर बना लेना, ये फिगर ऐसे बना लेना, इसी के नीचे ये फिगर आप सब लोग बना लेना, इसी के नीचे ये फिगर बनना है कि जब किसी भी मेटल की राड को उसके साथ सोल्यूशन किया जाता है, तो जो ये अरेंजमेंट होता है इसी को हम हाफ सेल कहते हैं। हाफ सेल दो टाइप के, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो इसके दो टाइप आइए, इसके दो टाइप लोग करते हैं, और ऐसे दो पार्ट बना लेंगे हम, काफी में दो पार्ट कर देंगे। हाफ सेल के दो पार्ट, पहले नंबर पे इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इधर हम लोग लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर हम लोग लिखेंगे रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दोनों में अंतर क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए भाई एग्जांपल इसका बना लेते हैं, एक एग्जांपल बना लिया जाए इसका एग्जांपल, ऐसे ही फिगर बना लीजिए जिससे मतलब की राड को साफ किया गया, ऐसे ये मतलब की राड है, ये मेटल है, मेटल है, और इसको साफ सोल्यूशन किया गया, मेटल की राड है, मेटल साफ सोल्यूशन, मेटल साल्ट, मेटल साल्ट सोल्यूशन एग्जांपल ले लीजिए जिंक का, जैसे जो मेटल आपको दिया जिंक ले लीजिए, और मेटल साल्ट सोल्यूशन में आप ले लीजिए सल्फर। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कॉपर की राड को कॉपर सल्फेट, ये कॉपर की राड है, ये कॉपर की राड, ये कॉपर की राड है, और कॉपर सल्फेट, कॉपर की राड है, कॉपर सल्फेट, और इधर सल्फेट में, और यहाँ से दोनों में हम पार्टीशन करेंगे, दोनों में डिफरेंस पर। तो देखिए एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड
रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो हाफ सेल क्या होता है, जब किसी भी मेटल की राड को उसके साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, when a metal rod is dipped into its salt solution, then the arrangement is known as half cell। half cell दो टाइप है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में मैंने एग्जांपल जो लिया वो ये लिया जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप किया गया, और रिडक्शन हाफ सेल का जो एग्जांपल हमने लिया है वो कॉपर की राड को कॉपर सल्फेट में डिप किया गया। अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल में क्या होगा, इस पर ऑक्सीडेशन होगा, इस पर रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल ये वाला हम रिडक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए कि टेंडेंसी, इसका एग्जांपल द टेंडेंसी फर्स्ट पॉइंट, द टेंडेंसी of an electrode, the tendency of an electrode to undergo oxidation, the tendency of an electrode to undergo oxidation is known as oxidation half cell। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहाँ पर क्या लिखा जाए, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा क्या लिखा जाए, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड। यहाँ पर लिखिए फर्स्ट वन, इसमें यही फिगर बनेगा, यही वाला था, मैं यहाँ पे इसे बना दे रहा हूँ। कॉपर की राड को कॉपर सल्फेट में डिप किया गया। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, the tendency of an electrode to undergo reduction is known as reduction half cell, तो भैया देखो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये वाला रिडक्शन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, दूसरे नंबर सेकंड नंबर भाई यही फिगर आपके सामने है, जिंक की राड है और इसको जिंक सल्फेट में डिप किया गया है, जिंक की राड है और किसमें डिप किया गया, जिंक की राड को जिंक सल्फेट। जरा ये समझो कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यह रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप किया जाता है। तो यही ठीक, ये ठीक Zn+2 देता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये देता है ना। तो ये जो +2 बना जिंक Zn+2 नंबर को जाता है, इसका मतलब कि रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जिंक या मेटल चेंज टू मेटल आयन, जिंक चेंज बाय Zn+2, जिंक चेंज बाय Zn+2। तो देखो ऑक्सीडेशन होगा ऐसे लिखा हो, तो देखो जिंक चेंज हो रहा है Zn+2, इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन भाई। जिंक Zn+2 कभी चेंज होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन पर 0 यहाँ ऑक्सीडेशन पर +2, तो यहाँ 0 से +2। तो देखो जिंक यहाँ मेटल स्टेट और यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइज हो गया ना। तो जिंक Zn+2 फॉर्म में चेंज होकर के निकलता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है जिंक और ब्लू Zn+, जिंक और ब्लू Zn+। देखो ये ऑक्सीडेशन है, मेटल जो न्यूट्रल स्टेट में है उनको पहले और मेटल आयन को बाद में, और एक स्पेस लगा दिया जाता है कि दोनों के बीच इंटरफेस है। जब मेटल लार्ज से आयन निकलता हो तो Zn+2 पर सॉलिड फॉर्म से निकल के लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। वही मैंने दिखाया कि जिंक Zn+2 फॉर्म में चेंज होकर के सॉल्यूशन में जा रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और यहाँ पर कैसे उसको लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखिए फिगर, और यहाँ पर ये देखिए ये कॉपर सल्फेट
ये कॉपर सल्फेट मिलकर देगा Cu+2 और SO4-2 आएगा। बोलो भाई, तो इस पूरे सॉल्यूशन में Cu+2 आए, SO4-2 आए, Cu+2 आए, SO4-2 आए, पूरे इस सॉल्यूशन में दबाते रहते हैं करते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर Cu यहाँ इलेक्ट्रोड, तो Cu+2 आए, इस पर आकर डिपॉजिट होता है Cu+2 आए, Cu+2 आए, Cu+2 आए, Cu+2 आए, ये कॉपर+2 आए, इसके ऊपर आकर के डिपॉजिट होते जाएगा। ऐसे ऐसे Cu+2 आए चारों तरफ डिपॉजिट, ये Cu+2 आए चारों तरफ इससे डिपॉजिट होते जाएगा। ऐसे 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 करके डिपॉजिट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? इसका मतलब कि कॉपर आयन जो सॉल्यूशन में है Cu+2 आयन, वो इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो, Cu+2 आयन इसके ऊपर आकर डिपॉजिट हो, इसके ऊपर डिपॉजिट हो, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेक्स्ट पॉइंट इसमें 7.8 इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? Cu+2 कन्वर्ट होता है जिसमें, तो देखो भाई ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नाम से अगर कहीं ऐसा लिखा है, ऐसे देखो कई एग्जांपल मैंने लिख दिया, मैंने एग्जांपल लिखा Fe+3 और ये चेंज हो रहा है Fe+, पूरे की एग्जांपल मैं दिया। देखो +3 से +4 होगा ना, इसके ऑक्सीडेशन में इंक्रीज हुआ ना, तो ये ऑक्सीडेशन, ये इसका ऑक्सीडेशन होगा +3 +4 में कैसे चेंज होगा? आयरन +3 एक इलेक्ट्रॉन देगा और +4 हो जाएगा। तो इंक्रीज देखो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन नंबर, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो तो हम कहेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और उसके कारण जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, और जिसमें घटना हो रही है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। कैसे इसको देखिए, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। क्यों? क्योंकि आयरन+4 में कन्वर्ट हो रहा है। पहचानने का यही तरीका है कि यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ रहा है। अच्छा मैं लिखूं, अगर लिखूं देखो बताना कि Ag+ कन्वर्ट हो रहा है Ag में, या Ag कन्वर्ट हो रहा है Ag+ में, तो बताओ कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है? तो देखो यहाँ +1 और यहाँ 0, तो +1 से 0 हो रहा है, ये तो रिडक्शन हुआ। यहाँ पे देखो Ag से Ag+ में हो रहा है, ये 0 था, ये +1, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर था, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रोड लिखा गया है ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, ठीक। और इसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो भाई ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में पहले जो लिखा जाएगा, जो स्पीशीज लिखी जाएगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम रहेगा, दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहेगा, जिससे उसके इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर क्या होगा कि पहले जो स्पीशीज लिखी जाएगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, बाद में कम ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब रिप्रेजेंटेड बाय वो एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में देखो यहाँ पर एग्जांपल अगर आप देखो, दो इलेक्ट्रॉन +2 का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका नाम ही है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इसका मतलब वहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो लिख दिया जाए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या लिखा जाए थर्ड नंबर पे, ठीक है भाई। यहाँ 3+ है ना, 3+ किसने करना किया, 3+ करने को आती है, इसको जो इलेक्ट्रॉन चाहिए दिया, तो 3+ जो इलेक्ट्रॉन को बदल गया, यहाँ पर लिखा जाए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल पहले नंबर पे आप बताएंगे टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रोड टू अंडरगो ऑक्सीडेशन।
यहाँ पर लिखेंगे टेंडेंसी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन टू अंडरगो रिडक्शन रिडक्शन आपको दूसरे नंबर पर लिखेंगे कि रिप्रेजेंटेड बाय हिडन जिंक व हिडन प्लस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या कोई भी मेटल अगर ऐसे मेटल आयन तो ये आपके लिए सब इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर रिडक्शन को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे m प्लस m अब m की वैल्यू 3 4 5 6 0 3 तो ये कितने हो जाएगा m प्लस एक कम है रिडक्शन तो रिडक्शन आपसे फिर मैंने बताया यहाँ लास्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ मैंने क्या बताया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि रिएक्शंस क्या है। रिएक्शंस आप एक थोड़ी एडी डाल दीजिए इसी के बाद हमारे पास जगह नहीं है तो इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और नीचे उसको लिखिए जिंक जो होता है किसमें Zn+2 में वो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रिडक्शन हाफ सेल में लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और में लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस कैसे होगा Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा अब क्या बनाएगा Cu। तो भैया देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पर Cu+2 रिड्यूस हो रहा है ये रिडक्शन ReDPi है और यहाँ ऑक्सीडेशन ऐसे नीचे से आप ऑक्सीडेशन क्यों क्योंकि जिंक के ऑक्सीडेशन में इंक्रीज हो रहा है और कॉपर+2 यहाँ पे 0 माना जाएगा कुछ नहीं है यहाँ 0 माना जाएगा Cu+2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है यहाँ इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 से 2 इंक्रीज हो रहा है यहाँ +2 से 0 डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में तो हम कहेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो देखिए अब दो हाफ से हमको बना लिया ये ऑक्सीडेशन हाफ से ये रिडक्शन हाफ से। तो ऑक्सीडेशन हाफ से मेटल की राड को जैसे जिंक की राड को जिंक सल्फेट में डिप किया तो सारी चीजें हमने बता दिया कि ऑक्सीडेशन हाफ से में इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की रिडक्शन हाफ से में इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। इसका एग्जांपल है जिंक को जिंक सल्फेट में इसका एग्जांपल है कॉपर को कॉपर सल्फेट में किया जाए। यहाँ पर मैंने बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जिंक Zn+2 और इसको Cu+2 ये सिंगल हाफ सेल को रिप्रेजेंट करते समय बेटा ध्यान देना जैसे मैंने लिखा था Zn+2 तो कोई आदमी को कह सकता है कि ये जिंक हाफ सेल या इसको कह सकता है ये जिंक इलेक्ट्रोड ना और यहाँ पर लिखा जाएगा Cu+2 और Cu एक आपस में टूट लिखा गया है लेकिन ये रिडक्शन हाफ सेल Cu+2 के पूरा Cu रिडक्शन ठीक है ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल ये रिडक्शन हाफ सेल। फिर मैंने बताया इस पर जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे होगी इस पर जो रिएक्शन होगी वो रिडक्शन रिएक्शन ऐसे होगी। दो हाफ सेल बन गया बच्चा एक हाफ सेल ये बना एक हाफ सेल हमारे पास ये था एक राड को जिंक सल्फेट और कॉपर की राड को हमने कॉपर सल्फेट में लिख दिया ये कॉपर की राड को हमने कॉपर सल्फेट में लिख दिया कॉपर की राड को कॉपर दो हाफ सेल आया हमारे पास एक हाफ सेल एक हाफ सेल अगर हम दोनों हाफ सेल को 7 डिग्री से जोड़ दें तो हम डिस्कस करेंगे अगले अगर दोनों हाफ सेल को हम 7 डिग्री के माध्यम से जोड़ दें तो इस पूरे अरेंजमेंट दोनों हाफ सेल को अगर हम कर दें तो इसको हम कहते हैं सेल। When two half cells are connected by sharp bridge, जब दो हाफ सेल को sharp bridge के माध्यम से जोड़ दिया गया तो क्या कहेंगे तो हम कहेंगे सेल। तो इसको अगले टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल क्या होता है। बस यही बताना है कि जब दो हाफ सेल को sharp bridge के माध्यम से जोड़ दिया जाए when two half cells are connected to a sharp bridge then the arrangement is known as cell।
साल्ट ब्रिज का क्या क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्यों साल्ट ब्रिज यूज किया जाता है, कैसे सेल बनता है, इसको हम नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले हम इस लेक्चर को रिवाइज करना चाहते हैं कि आज हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था। जो बच्चे बाद में जुड़े हों या कम समझ में आया है वो एक बार फिर से देख लें, हम जल्दी में चीजें रिवाइज कर दे रहे हैं। पहले नंबर पर देखिए, आप लोगों ने स्टार्ट किया तो हमने बताया कि हमारे जेई के सिलेबस में, हमारे जेई के सिलेबस में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों ब्रांच, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के आपकी दूसरी फैकल्टी है वो पढ़ाएंगी। फिजिकल केमिस्ट्री में हम 4 टीचर हैं। पहले नंबर पे मेरा नाम डॉक्टर रजनीश द्विवेदी, डॉक्टर रोकी सर हैं, और डॉक्टर दीपाली जायसवाल, डॉक्टर निखिल कुमार सिंह, 4 टीचर आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया था आप लोगों को आगे ही। पहले नंबर पर केमिकल बॉन्डिंग, chemical equilibrium, chemical thermodynamics, atomic structure, some basic concept in chemistry, electrochemistry, surface chemistry में 2 चीजें पढ़नी है, कोलाइडल पढ़ना है और एडजॉर्प्शन पढ़ना है। ठीक, ये सारी चीजें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है। तो रिडॉक्स रिएक्शन जिसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ा ही रहे हैं, तो हमने स्टार्ट किया उसी में से एक टॉपिक जो 8वां या 7वां टॉपिक था वो रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ सेल। तो इसी डिस्कशन के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपना लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट टर्म पर इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।